नमस्ते। तो आज हमारे साथ है मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी, जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट के इंसिडेंट में आरोप लगाया गया था, जिनकी अभी निर्दोष मुक्तता भी हुई है, जिनका नाम है सुधाकर जी चतुर्वेदी। नमस्ते सर। हरिओम नारायण। आज सुनते हैं उसके पीछे की सच्चाई उन्हीं की जुबानी। तो सर, आप महाराष्ट्र में आए कब थे? एक्चुअली हम बिजनेस पर्पज से आए थे महाराष्ट्र में, पूना में। यहीं कार्यकर्ता बने, यहीं भी जिम्मेदारी हुई मेरी, नियुक्ति हुई। और 2000 के पहले मैं प्रचारक निकला, नासिक में गया, वहाँ विस्तारक था, नगर प्रचारक भी था, और नासिक में गिरफ्तारी हुई मेरी। नासिक में गिरफ्तारी हुई जी, मालेगांव बम ब्लास्ट में। बम ब्लास्ट में। और ये किस तारीख को हुई 23 गिरफ्तारी? अक्टूबर 2008 को मुझे अरेस्ट किया नासिक से। 23 अक्टूबर अक्टूबर 2008। 2008। ये जो बम ब्लास्ट केस है 29 सितंबर 2008 का है। हाँ। 23 अक्टूबर को मुझे एटीएस ने बुला के लिया था। देवलाली कैंप, नासिक देवलाली कैंप है, कंटोनमेंट हाँ, है। हाँ। बुला के लिया था, मैं चला गया था, हमको कुछ पता नहीं था। वो हमको मुंबई लेके आया काला चौकी। काला चौकी लाने के बाद वहाँ बहुत मारपीट किया, 3-4 दिन लीगल कस्टडी रखा, वहाँ पर बहुत सारी पूछताछ हुई। फिर एक झूठा वेपन केस बना करके मुझे थाना जेल डाल दिया। मैं थाना जेल में 10-12 दिन था। थाना जेल के दौरान ही मेरी नार्को, ब्रेन मैपिंग, बाकी जो जांच हुआ मेरा सब थाना जेल से हुआ। मतलब मैं मालेगांव में अरेस्टिंग मेरी नहीं थी। मालेगांव अरेस्टिंग नहीं थी, मालेगांव में मैं गिरफ्तार नहीं था। मालेगांव बम ब्लास्ट में ओके। हमारे एक वेपन केस में गिरफ्तार किया उन्होंने। ओके। और झूठा केस था। उसमें हमारी पूरी जांच किया एक वेपन केस में, क्योंकि उसका जो हमारा कॉपी हमारे पास चेंज मंगाया मैंने, उसमें जो क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन सिर्फ मालेगांव के लेकर है। जिस केस में गिरफ्तार किया था मतलब वेपन होना चाहिए, उसका कोई जिक्र नहीं है। वो सिर्फ मालेगांव की जांच हुई है, मालेगांव क्वेश्चन है उसमें। तो ये सिद्ध होता है कि मालेगांव के को उसमें बहुत सारी चीज़ जानना चाहते थे, उसमें कुछ मिला नहीं उनको। और मेरी सारी जांच जो है बंगलोर में हुई नार्को की, और अहमदाबाद में हुई नार्को की, उसमें कुछ मिला नहीं उन्हें। वो काफ़ी मेरे पास में है अभी। ओके। जी। तो फिर अगर उसमें कुछ मिला ही नहीं, तो फिर आपके ऊपर आरोप क्या था? फिर मालेगांव बम ब्लास्ट में केस थी क्या वो एक्चुअल में? एक्चुअली आरोपी कैसे बनाया गया आपको? एक्चुअली कैसा है कि मेरे घर में उन्होंने दिखाया है कि मेरे ऊपर जो आरोप है, आरोप पत्र में एटीएस के, वो दिखाया कि मेरे घर में बम बनाया गया, ऐसा उनका आरोप है मेरे चार्जशीट में। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं उसमें गांव में था, यूपी में था। मेरा जो प्रयागराज गांव है इलाहाबाद में, मैं गांव में था। लेकिन मेरे घर में किसी ने ताला तोड़ करके वो प्लांट किया और बम बनाया, ऐसा आरोप मेरे ऊपर है। ये सिद्ध नहीं हो रहा था, मेरा सिद्ध नहीं हो रहा था। और मुझे वेपन केस से मालेगांव बम ब्लास्ट में ताबा लेने के पीछे उनका मकसद था कि किसी बड़े अधिकारी को गिरफ्तार करना। अब किसी बड़े अधिकारी को संघ के या बीजेपी के ऐसे नहीं गिरफ्तार कर सकते, तो उनको कुछ तो आरोप लगाना पड़ेगा। उसमें योगी जी का नाम लेने के लिए बहुत टार्चर किया हमें, भागवत जी का नाम लेने के लिए बहुत टार्चर किया हमें, 3rd डिग्री किया। मैंने नाखून निकाले गए, सर में चोटें हैं, पैर में चोटें हैं, तलवे में चोटें हैं। तलवे में कम से कम 2000 लाठी लगी होगी पैर के तलवे में, तो अभी भी सर दर्द करता है। तो टार्चर इसलिए हुआ था हम किसी का नाम ले लें, तो मेरे जबान पर नाम आया नहीं। हमारे को कुछ जानकारी नहीं थी, कुछ पता नहीं था, अनायास किसका नाम ले लेंगे। नंगा करके मारना, 3rd डिग्री करना, बाथरूम में जब हम लघु के जाते, पेशाब के जाते तो वहाँ करंट रहता था, करंट मारना, बहुत सारी उनका विधियाँ थी टार्चर करने की। तो इस तरह से उनको कोई एक भगवाधारी बयानी चाहिए था। साध्वी प्रज्ञा सिंह के ऊपर आरोप था कि उनकी गाड़ी थी, पूरी केस सेट नहीं हो रही थी, तो उनको कोई बड़ा भगवाधारी चाहिए था, बड़ा चेहरा। तो थे योगी जी, इसमें सांसद थे गोरखपुर से। योगी जी को गिरफ्तार करने के लिए सिवड़ी कोर्ट उनका वारंट कर चुका था, लेकिन नहीं गए गिरफ्तार करने के लिए। बाद में भागवत जी का जो मतलब गिरफ्तार करने के लिए वो प्लान बनाया, वो भी सेट नहीं हुआ। इस तरह से 12-13 दिन मेरी लीगल कस्टडी में उन्होंने बहुत प्रयास किया मैं किसी का नाम ले लूँ, लेकिन नाम लिया नहीं। तो उप करके मुझे उन्होंने फिर आथोड़ा जेल भेज दिया। उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था इसमें? नहीं, कुछ कोई मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उनका काम ही नहीं है, वो तो योगी जी सांसद हैं और वानी मोहन जी सरकारवा थे। संघ का बहुत व्यापक काम है, 1-1 घंटे का वहाँ पर नोट डाउन होते, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे का मिनट है सब। तो उनको खाली कहाँ है कि बम ब्लास्ट करने का है। इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा तामझाम है, इतना बड़ी व्यवस्था है,
उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है। तो मतलब ये बेवजह कांग्रेस से नेरेटिव था कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी तैयार करना और हिंदुत्व को डैमेज करना और एक वोट बैंक बनाना। लेकिन ईश्वर कृपा से सब बच गए, सब मुक्त हो गए। थ्योरी आतंकवाद की सब फेल हो गई, कहीं भी साबित नहीं हुई। और कांग्रेस के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कोर्ट के जजमेंट में हमारी। और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कितने साल बिताए आपने जेल में? हम 9 साल 11 महीना 7 दिन जेल में थे। लगभग 10 साल। 10 साल। तो जिनका नाम लेने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा था, उनका, जैसे आप बोले कि मोहन भागवत जी और योगी जी, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था, लेकिन आपको बोला जा रहा था कि उनका नाम लो आप, जो कि आपने लिया नहीं। तो ये चीज उन तक पहुंची कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप उनका नाम लो, लेकिन आप नाम ले नहीं रहे। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो जरूर पहुंचती होगी, मीडिया के माध्यम से तो पहुंचती होगी उनके पास। ऐसा कोई नहीं कि वो जानते नहीं होंगे। उस टाइम उनके पास पहुंची थी ये? अभी हमें जानकारी नहीं है, पहुंचना वाजिब है कि मीडिया का, क्योंकि मीडिया बहुत बाद में आया। बराबर। मीडिया में खेला बहुत बाद में आया। अब उनको जानकारी मिली नहीं मिली हमको जानकारी नहीं है, अभी तक तक मुलाकात नहीं हुई, मिले नहीं है, लेकिन जानकारी होगी ऐसा लगता है हमें। ओके। क्योंकि योगी जी गिरफ्तार करने के लिए जब प्लान बनाया तो मीडिया में आ गया था। योगी जी ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उनका बोलना था कि ठीक है गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन आपके पास सबूत होना चाहिए। तो ये गए नहीं गिरफ्तार करने के लिए, सबूत नहीं था इसलिए। हाँ सबूत नहीं थे। अभी जो टीवी पे आ रहा है, महबूब मुजावर का जो बयान आ रहा है टीवी पर, चैनल पे बहुत सारा अभी देख रहे हैं हम भी, हमको पता नहीं था। उसमें एटीएस में थे, किसी काम से सस्पेंड हो गए थे। अभी उनका जो बयान है कि भागवत जी को गिरफ्तार करने के लिए मुजावर को सौंपा गया था। भागवत जी को अरेस्ट करने के लिए मुजावर की ड्यूटी दी गई थी। वो कौन थे? एटीएस का ऑफिसर थे वो। एटीएस के ऑफिसर थे महबूब मुजावर। बाद में सस्पेंड हो गए वो। तो हमको लगता है कि उनको गिरफ्तार नहीं, मना कर दिया, इसलिए उनको शायद सस्पेंड किया गया। ये साबित होता है कि हमारे केस से कि हमें भी टॉर्चर किया जा रहा था उन नाम लेने के लिए, कि उनका नाम ले लो। कहीं तो कुछ सिद्ध होना चाहिए ना कि उनका कुछ रोल है या कोई बिजनेस नाम ले रहा है। इस वक्त बच गए सब। तो ये कांग्रेस की साजिश थी। और इसमें विशेष हम लोग तो एक बलि की बकरा है, मोहरा है। हम छोटे मोटे कार्यकर्ता थे, महाराज काम करते थे। क्योंकि इनको पकड़ में कोई आया नहीं, हम दूसरे राज्य से आए थे, मराठी बहुत कम आती थी, इसलिए हम पकड़ा नहीं कि इनका इसका कोई है नहीं, कोई बचाने आएगा नहीं। उन्हें पूरा दाव हमारे ऊपर फेल दिया, लेकिन उनका मनोकामना पूरी हुई नहीं। उनका पूरा नैरेटिव जो हिंदू आतंकवाद था फेल हो गया। और आज कोर्ट से भी हम मुक्त हो गए, लेकिन मुक्त क्या, अभी न्याय तो मिला नहीं है। हम इसको न्याय नहीं बोलेंगे, फैसला है। फैसला मतलब ऐसा होता है कि ये तुम ले लो, तुम्हारे काम का है कि नहीं, ये तुम्हारे हक में आया है। न्याय होता है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये न्याय होता है। तो हमारी जो 17 साल लड़ाई है, ये जो हम सब बर्बाद हुआ, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, वो अभी तो अध्याय बाकी है। अभी देखते हैं, आपके माध्यम से अगर आवाज़ सरकार तक, मीडिया तक जाएगी, आगे कैसे क्या होता है देखेंगे। क्या आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं आप मीडिया तक, मीडिया के माध्यम से सरकार तक? देखिए, ये जो माननीय न्यायालय के जो जजमेंट है, ये कापी मेरे पास में है, जजमेंट कापी है। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में पेज नंबर 47 में स्पष्ट लिखा है। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में 2016 में एनआईए ने जो आरोप पत्र दाखिल किया कोर्ट में, तो उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि सारथी का कोई रोल नहीं है, उनकी गाड़ी नहीं है, उनको दिया निश्चित एनआईए ने। और हमारे घर में उस समय के नासिक का जो प्रमुख था एपीआई बगाड़े, उन्होंने हमारे घर में बागड़े हमारे घर में उन्होंने आरडीएक्स प्लांट किया। ऐसा एनआईए ने अपने आरोप पत्र में पेज नंबर 47 लिखा, 47 में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ये एनआईए के जांच में ये लिखा हुआ है। ऐसा आप बोल रहे हैं? 2016 में ही ऐसा आप बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ मैं। ओके। तो अब ये बात कर्नल पुरोहित के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आया। ओके। उसके विटनेस हैं एपीआई मेजर खांजावड़े और सूबेदार पवार, 2 विटनेस है, उनको प्लांट करते हुए देखा है, ऐसा उनका बयान है। उनका बयान बाद हमारे कोर्ट में भी आया, है। और वो कोर्ट कापी मेरे पास में है, एक कापी है, 3-4 पन्ना है, पेज नंबर 822, 823, 824, 825। ये कोर्ट का जजमेंट कापी है, मराठी में है। ये इसमें स्पष्ट लिखा है, कोर्ट ने अपने निर्णय में मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि
API बगाड़े ने प्लांट किया, ये साजिश हुई है, ये फंसाने के लिए है। ये हम 2010 से बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं माना, न तो मीडिया ने सुना, न तो सरकार ने सुना, न तो कोर्ट ने सुना। लेकिन इसके लिए NIA ने अपने आरोप पत्र में लिख दिया। उसके बाद कोर्ट को छोड़ देना चाहिए था। 7-8 साल लग गए हमको कोर्ट में ये लिखने के बावजूद। एजेंसी बोल रही है कि चोर नहीं है, फिर भी कोर्ट नहीं मान रहा है। अभी न्यायालय के फैसला में आ गया कि हाँ ये बात सच है, ये जो लिखा है वो सच है। ऐसा सरकारों के पास कोई सबूत नहीं है कि वहाँ हमने बम बनाया, प्लांट किया। ये प्लांट किया ATS ने, मतलब बागड़े ने। वो बागड़े अभी प्रमोशन पे है, नई मुंबई में नौकरी कर रहे हैं। उनका कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदुत्ववादी सरकार होने के बावजूद भी अब हिंदुवादी सरकार तो है, हम बोलते हैं कि सिर्फ कहने के लिए है, करने के लिए है। अब किसके दबाव में, उसके ऊपर किसका हाथ है, कौन बचा रहा है बगाड़े को, कितना बड़ा आदमी है, ये जांच के विषय है। अभी हमारे 2013 में इसी विषय को लेकर के हमने मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया है। एक वो याचिका हमारे अभी प्रलंबित है, उसको कोई से नहीं आया है, ऐसे रखी हुई है, कोर्ट नहीं सुन रहा है। अभी 1 महीना हो गया जजमेंट आकर के, ये पूरा देश पढ़ रहा है, पूरा मीडिया पढ़ रहा है, सबने पढ़ा होगा, लेकिन कोई एक्शन कोई बोल नहीं रहा है। हमारे घर में सीधा दिख रहा है कि हमारे घर में आदेश प्लांट हुआ है, किसी ने साजिश किया है, और साजिश करने वाले का नाम है, तारीख है, समय है, विटनेस है, लेकिन एक सादा भी उसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है और कोई बयान नहीं है। किसका हाथ है उसके ऊपर? जो आप जो नाम ले रहे बागड़े सर बागड़े देखिए जैसे हम बलि बकरा हैं, वैसी बागड़े भी बलि बकरा है, हमेशा लगता है। उसके पीछे किसी का हाथ है। किसका लगा? वो हाथ है शरद पवार। ये आप हाँ, चैनल मीडिया पे बोल रहे हैं? कई बार बोल चुका हूँ मैं। ओके, एक क्या तीन proof है आपके तीन पास? तिकड़ी है। आप मतलब किस बिहाफ पे ये बोल रहे हैं? ऐसा हमारे पास सबूत ऐसा है कि 2-3 विषय है। हमको जो अरेस्ट किया तो कई जगह प्लेन से लगे हमको, इंडिया बुल्स के विमान से, इंडिया बुल्स के प्लेन से, चार्टर प्लेन, विशेष प्लेन से कई जगह हमको ले गए हैं। जहाँ जहाँ ब्लास्ट हो रहा था वहाँ हमको ले गए थे। जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ जहाँ मुसलमानों ने भी किया है वहाँ भी ले गए थे हमें। ओके, तो वहाँ हमने सब RTI मंगाया है, सबका डिटेल, दिल्ली हेड ऑफिस से इसके। उसमें हम मंगाया है कि विमान किसका था, भाड़ा कितना दिया, किसने दिया, किसने बुक किया, पैसेंजर कौन थे, कहाँ कहाँ ले गए, पूरा डिटेल मेरे पास है। ये इंडिया बुल्स जो है ये सिंगापुर कंपनी है, और सिंगापुर कंपनी है सुप्रिया सुले इसके पार्टनर हैं, परमवीर सिंह की पत्नी से पार्टनर हैं। आप बताइए कि ये क्या साबित होता है, विमान किसने बुक किया था? मतलब शरद पवार। सरकार किसकी थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस की थी महाराष्ट्र में। उस समय का गृह मंत्री था ये अपना कृपा शंकर सिंह, यूपी रहने वाला है, यहाँ गृह मंत्री था। उसके देख रेख में पूरी ATS काम कर रही है उस समय। मतलब पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल है। शरद पवार का विशेष कृपा थी इस केस पर। हेमंत करकरे को, क्योंकि करकरे अभी नहीं है, स्वर्गवासी हैं, और मरे हुए आदमी को हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी जानकारी, हमारा जो अनुभव है, करकरे एकदम स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे, अच्छे ऑफिसर थे। अगर वो शायद जिंदा होते तो हम पहले छुड़ गए होते, ऐसा हमें अभी लगता है। अगर वो जीवित होते तब छुड़ गए होते। मतलब उन्होंने जो टार्चर किया, जो मारा, जो सब कुछ किया, वो ठीक है, उसके लिए हमें मतलब क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, लेकिन वो अच्छे ऑफिसर थे। मतलब उन्होंने जो इंक्वायरी किया है बहुत ईमानदारी से किया है। वो आगे जांच नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए उनका मर्डर हुआ। 26/11 में उनका मर्डर हुआ है, कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ है, और कांग्रेस ने ही उनको मारा है। ये बहुत सारे साबित कर दूंगा मैं। जैसे हेमंत करकरे जी का बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं मिल रहा है? करकरे जी की जो मोबाइल CDR है वो सरकार क्यों नहीं दे रही है? दिग्विजय सिंह से जो बात हुई है करकरे की, वो सीरियस पता चल जाएगा। शरद पवार से जो करकरे की बात हुई फोन पर, पता चल जाएगा। सीधा हाथ पर शरद पवार का है। शरद पवार की देख रेख में पूरा मालेगांव का नेटिव गढ़ा गया था। उनके देखरेख में? उनके देखरेख में, उनके देखरेख में पूरे मालेगांव का जो नैरेटिव है हिंदू आतंकवाद का, वो चल रहा था। क्योंकि मुजावर जो नहीं गया, जो महाराष्ट्र के जो बड़े नेता पवार जी, हाँ, वो वही नेता उनके
उनके देखरेख में। उनके देखरेख में ये सब चल रहा था। और करकरे को और आप मदद, ऐसा बोल रहे हैं कि करकरे को, हेमंत करकरे बिल्कुल जो बिल्कुल थे करकरे उनको को मारने के पीछे बिल्कुल करकरे को हाईजेक करके पूरी केस को लगाया गया था। अब करकरे, उनको किसने मारा करकरे जी को? देखिए ये तो जांच का विषय है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो कसाब का जो फाइनल है, जो जजमेंट है, उसमें कसाब की राइफल से करकरे गोली नहीं लगी है, मेडिकल रिपोर्ट में है। तो करकरे को मारा किसने? कसाब ने मरने के बाद मारा है, उनकी मौत हो चुकी थी। सालस्कर को, कामके को, करकरे को ऑपरेशन किसने भेजा? उसमें रेडियो ऑपरेटर कौन था? हसन मुश्रिफ थे, एडिशनल सीपी थे, यहाँ पर मुख्यालय में थे, अटैच थे। तो इनकी ड्यूटी किसने लगाया है? लड़ने के लिए एक निहत्थे ऑफिसर को भेजा जा रहा है जो काउंटर स्पेशलिस्ट हैं, कामटे हैं, सालस्कर हैं, करकरे एटीएस चीफ थे। ऐसे बड़े ऑफिसर को किसी इतने बड़े ऑपरेशन में निहत्था कैसे भेज सकते हैं आप? तो साजिश कौन कर रहा था? तो 26/11 हमला भी एक जांच के विषय है, और 26/11 हमले में ही करको निपटा दिया कांग्रेस ने। इसके कई सबूत हैं, ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है। अगर जांच होगा ईमानदारी से तो ये सब सिद्ध हो जाएगा कि करकरे का मर्डर हुआ है, और ये पवार के देखरेख में हुआ है, क्योंकि हमारी पूरी मालेगांव केस पवार के देखरेख में बनी। ओके। देखिए उसमें बहुत अच्छे ऑफिसर भी थे, एनआईए के लोग भी थे, एटीएस लोग भी थे, जिन्होंने केस को हैंडल किया। लेकिन बाद में खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ मिले नहीं इसमें। अभी केस छूट गई, मतलब कोर्ट ने क्या बोला है कि सबूत नहीं है, कुछ कागज ही नहीं है कोर्ट में, कोई पेपर ही नहीं है। 17 साल ट्रेवल किया हम लोगों ने इस केस में, कई परिवार नष्ट हो गए। सरकार को क्या मिला? कांग्रेस को क्या मिला? भगवा आतंकवाद कहाँ है? सिद्ध हुआ। हिंदू आतंकवाद कहाँ है? सिद्ध हुआ? नहीं हुआ। सुशील कुमार सिंधे जी ने माफ़ी मांगी है मीडिया में आकर के, हमने गलती से बोल दिया था। हाई कमांड कहने से बोला, सिंधे जी का बयान है मीडिया में, उस समय जो भगवा आतंकवाद बोला सिंधे जी ने, वो हाई कमांड के कहने से बोला था। हाई कमांड मतलब हाई कमांड कांग्रेस, सोनिया और राहुल, दिल्ली कमान, कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाओ, वो थ्योरी बनी नहीं। अभी केस हमारी छूट गई, सब निर्दोष हैं। अब इसके पीछे कौन है? तो जो हमारे घर का ये प्लांट का विषय, आर्टिस्ट प्लांट का विषय है, मैं इसको लेकर बहुत आगे जाने वाला हूँ। अभी वकील से हमारी बात हुई है, हमारी जो पिटिशन है हाई कोर्ट में, उसको आगे लेके जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इसकी जांच होना चाहिए। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा कह रहे हैं आप कि जो जो ऑफिसर है बागड़े, उनको शरद पवार जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं आज भी? बिल्कुल, उसके ऊपर किसका हाथ है? वो ऑफिसर, इतना आरोप होने के बाद उसका कोई बयान नहीं है, कभी मीडिया में देखा आपने उसका? हमने, हमारा कोई दोष नहीं है, हम गलत आरोप है हमारे ऊपर कोर्ट में कोई कागज दिया हो हमारे पास झूठा आरोप, ऐसा कहीं बोला नहीं है। वो इनकार नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई पावर है, प्रमोशन पे है। कौन बचा रहा है? वो अकेला आदमी तो है नहीं। और एटीएस से हम या बगैर हमारी कोई दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं थे। तो इतने साजिश क्यों? तो किसी कहने पे हो रही थी। वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस, उसमें करता धरता शरद पवार साहब महाराष्ट्र में, इनके सिवा कोई नहीं है। क्योंकि संघ की जो थ्योरी है, संघ जो काम करता है वो समाज के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है, सब समर्पित लोग हैं, काम करते हैं। और शाखा में हम जाते हैं तो दिखता है हम क्या काम कर रहे हैं, ओपन है। जिसको संघ जानना है वो शाखा में आ जाओ। अब जो शाखा कभी गया नहीं है, वो गया नहीं है, जैसे आपको कोई, मैं कभी जानता नहीं हूँ, आपका नाम सुना है, आपको बता दूं कि आपने एक बलात्कार किया, वो आपको कोई गिरफ्तार कर ले और 10 साल बाद छूट जाओ, तो क्या है ये? हम क्यों करें ऐसा? तो ऐसा है संघ, जो हमको कोई जानता ही नहीं है, और जानते भी हैं तो ईर्ष्या है कि संघ बढ़ रहा है, संघ के पीछे भाजपा है, भाजपा के पीछे कार्यकर्ता हैं, जो भी वोट बैंक है। हम तो भाजपा करते हैं, हम तो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, और राजनीति विषय अलग है। लेकिन हिंदूवादियों को फंसाने के लिए, बड़े नेताओं को टारगेट करने के लिए पूरी साजिश बनाई गई थी। इसके पीछे एक ही आदमी है, वो है महाराष्ट्र का छत्रप नेता शरद पवार। आरएसएस के पीछे ऐसे हाथ धो के क्यों लगे हैं फिर? मतलब आरएसएस की आइडियोलॉजी, क्या आइडियोलॉजी है ऐसी कि जो इन लोगों को पसंद नहीं आ रही? शरद पवार होंगे या फिर राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस होगा, कि आरएसएस, आप जैसा आप बोल रहे हैं कि आरएसएस के लोगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, तो फिर देखिए ऐसा है कि राम के समय में भी रावण था, तो राम के बुरा काम कर रहे थे क्या? फिर भी राम से द्वेष था रावण का। अब फिर भी अगर आप रावण रटेंगे, रावण सही था, तो कैसे काम चलेगा? कृष्ण के समय में कंस था,
किन्हीं कौन सा गलत गलत काम कर रहे थे? कंस क्यों विरोध कर रहा था? शिशुपाल क्यों विरोध कर रहा था? दुर्योधन क्यों विरोध कर रहा था? तो संघ काम दिखता है समाज में। आज विश्वव्यापी संगठन है, भारत का ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई तहसील नहीं जहाँ संघ काम नहीं है। तो जलन है, एक ईर्ष्या है, एक द्वेष है, वो है पूरा पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। सत्ता में लाने के लिए वो सत्ता सीढ़ी बना लेते हैं, लेकिन उसमें कभी संघ डैमेज होगा नहीं, क्योंकि जब हाथी चलती है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं आगे पीछे, लेकिन हाथ जोड़ने वाले भी रहते हैं। जब हाथी चलती है तो एक वर्ग होता है जो हाथी को हाथ भी जोड़ता है, उसको गणेश मानता है, लेकिन एक वर्ग है पीछे से भौंकता भी है। तो हाथी जो है वो दोनों को निगलेक्ट करता है, न तो हाथ जोड़ने वालों को अपना आशीर्वाद देता है, न तो कुत्ते भोगने वालों के पीछे देखता है। हाथी अपनी चाल में चलता रहता है, हाथी अपनी चाल, उसको जाना है। अगर हाथी एक लात भी मारे तो कुत्ते कहाँ जाएंगे? तो संघ जो है हाथी है, विशाल है, उसको कोई छूने का मन भी न बनाए, और छुएंगे तो यही हालत होगी। परेशान कौन हो रहा है? हम चलो हमने भोग लिया, कई लोग जेल में थे, 17 साल केस लड़े, अभी बचा क्या? शर्म आनी चाहिए। एक कांग्रेस के मुंह में या जो इसके पीछे साजिश किया उसके मुंह में कितना गहरा तमाचा है, क्या मिला इनको? क्या सिद्ध कर पाए आप? देश में हिंदू मुस्लिम कहीं भी नहीं है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई झगड़े नहीं है। तथाकथित चोरियां होती है का सब मुसलमान चोरी करते हैं, हिंदू भी चोरी करते हैं, डकैत भी हिंदू हैं, मारी मारा भी हिंदू करते हैं, रेप भी हिंदू करते हैं। तो ऐसा हम बात नहीं सकते ना कि अपराध को एक ही समाज कर रहा है। अपराध के पीछे कौन है? अपराध के पीछे जो एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, उनका जांच का दिशा गलत होता है, जांच का उनका तरीका गलत होता है, जांच के अंदर के विचार गलत होते हैं। अब जांच करेंगे तो जाति देख के विचार करेंगे, प्रांत देख के विचार करेंगे, अपराध देख के विचार करेंगे, नेता देख के विचार करेंगे, तो अपराध कैसे आप पकड़ेंगे आप? तो बम्बई को कभी भी बोला जाता था बम्बई पुलिस टॉप पुलिस है वर्ल्ड में, विश्व में। यह है बम्बई पुलिस चेहरा है, असली चेहरा सामने पुलिस का है। क्या क्या करती है पुलिस? तो आतंकवादी बनाने में, चोर बनाने में, डकैत बनाने में पुलिस का बहुत बड़ा हाथ होता है, और दूसरा हाथ समाज का होता है। तो समाज को समझना भी चाहिए ना। कोई किसी के ऊपर आरोप है तो जब तक आरोप सिद्ध न हो तब तक न्यायालय उसको अभियुक्त मानता है, आरोपी नहीं मानता। आरोप है, लेकिन उस समय जब हम पकड़े गए थे तो हमारी आधी केस तो फंस गई मीडिया की वजह से। मीडिया ने इतना बड़ा बयान दे दिया, इतना बड़ा धमाका मचा दिया कि बड़े आतंकवादी पकड़े गए, हिंदू आतंकवादी पकड़े गए। पहली बार भारत में हिंदू आतंकवादी, सारी चैनलों ने। तो हमारी केस फंस गई मीडिया के प्रेशर में, जज फंस गई मीडिया के प्रेशर। रोज पेपर में आता, रंग में आता, टाइम्स में आता था, भास्कर में आता था, दैनिक जागरण में आता था, बहुत पेपर में आता था। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम थी उसमें, अभी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हुई। तब यूट्यूबर थे ही नहीं, तब सोशल मीडिया था नहीं। उस समय बहुत बदनामी किया केस की मीडिया ने। तो हिंदू आतंकवाद थ्योरी गढ़ने में बहुत बड़ा योगदान मीडिया का है। अभी मीडिया चुप है, अभी मीडिया कुछ नहीं बोल रही है। अब इनके मुंह में तमाचा है, जिन्होंने भी छापा। अब समझो कि आप हमें जानते नहीं हैं, मैं यूपी का हूँ, आप यहाँ बैठ कर आप कैसे लिख सकते हैं हमारे बारे में? मैं कैसा हूँ, कौन हूँ? आप यहाँ बैठ कर कैसे लिखेंगे मैं आतंकवादी हूँ? आप कभी हमारा इंटरव्यू लीजिए, कभी परिचय हुआ, कभी जानते हैं हमारा एजुकेशन क्या है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, किस समाज से हूँ, क्या करता हूँ, कुछ नहीं पता आपको। तो ये जो मीडिया चौथा स्तंभ है भारत का, मतलब संविधान का, अपने देश का एक पिलर है, ये पिलर इतना डैमेज है, सारे दीमक लगे हुए हैं। तो आधी केस तो फंसी मीडिया की वजह से। केस में कुछ भी नहीं था, हमको पहले से पता है। तो हमारा सुन कौन रहा है? हमारा सुनेगा कौन? ऐसा बनाया गया कि हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम क्यों बनाया गया कि दो पार्ट हो जाएगा, और मुसलमान वोट आपको। तब मीडिया नहीं थी, तब वहां से स्टार्ट करो। मीडिया नहीं थी तब, अभी मीडिया 2008 से स्टार्ट करो। हाँ, 2008 में तब ऐसा था। अब 2008 में मीडिया नहीं थी इतना, प्रिंट मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं, हमको लगता नहीं था फेसबुक पर। उसमें मीडिया ने बहुत बदनामी किया। हम लोग, मतलब हमारा परिवार कितना परेशान हुआ इसके पीछे मीडिया की वजह से। हमारे घर में पूरी मीडिया गई, डीएम, एसपी, कमिश्नर हमारे घर में 2-2 दिन गांव में डेरा डाले रहे। हमारे गांव के घर को तोड़ मरोड़ कर खोद के देखा गया, कहीं आरडीएफ तो नहीं है। इतनी बेवकूफ़ मीडिया, इतनी बेवकूफ़ एजेंसी। केस है महाराष्ट्र का, आरडीएफ यूपी में, ये कौन सा अपराध है? तो इससे साबित होता है कि जितने विक्षिप्त लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
भ्रष्टाचारी हैं या जातिवादी विचारधारा का हैं, और सारे डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं। अब वो इंक्वायरी कर रहे थे, क्या इंक्वायरी करेंगे? अभी मैं बहुत समय से मैं आर्मी के लिए काम करता था, मिलिट्री के लिए काम करता था। किसके लिए? मिलिट्री के लिए, मिलिट्री के लिए। मिलिट्री काम करता था, खुफिया विभाग में। खुफिया विभाग में। खुफिया विभाग में मैं काम करता था, मैं ऑल इंडिया काम करता था। हमारे पास MOD का वो सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय से मेरे पास अथॉरिटी है मेरे पास। बहुत सारा काम करता था मैं, बहुत सारे आर्मी से हम लोग जुड़े हुए थे। वो हमारा आर्मी पास मिल गया जेब में, उसको एक टेस्ट बोली कि ये फर्जी है, एक फेक पास है। वो फेक पास पे हमको कुल्ला में केस किया है कोर्ट में। वो जो कुल्ला में केस है, वेपन केस है, वेपन भी नहीं मिला हमको, कुछ वेपन में था नहीं, वो फेक पास पे कोर्ट केस बनाई हुई है। वो केस अभी लंबी, अभी ट्रायल चलना बाकी है उसका। जबकि वो फेस सरकार, वो ID सरकार का है, भारत सरकार दिया हुआ है, उसमें फ़ोन नंबर से है मंत्रालय के, उसमें साइन है। पता तो करो, क्रॉस चेक करो, कोई चेक नहीं करना है। ये कौन सी एजेंसी भाई? इतनी जल्दी थी गिरफ्तार करने के लिए? वो पूरा पास ही फेक है, डुप्लीकेट है। ये डुप्लीकेट पास लेकर के दादर स्थित में घूम रहा था, इसलिए हमको गिरफ्तार किया, ऐसा दिखाया है। अभी वो पास असली है, अभी क्या करेंगे? ये प्रूव हो गया? हाँ, अब हमको पता है ना प्रूफ क्या हुआ, अभी केस बाकी हो, तो वो भी केस बाकी है। इससे दिख रहा था कि उनको बहुत जल्दी से पकड़ना था लोगों को, और सिद्ध करना था कि हिंदू आतंकवादी हैं। इतनी बेवकूफ़ पुलिस है, थोड़ा कॉमन सेंस है। हमारे पास कोई किताब, कोई लेटर मिला, तो किसका है पता लगाओ भाई। कोई वेपन पकड़ता है तो वेपन कहाँ से आया, कौन खरीदा, कहाँ बेचा, पता लगाता है ना। कुछ नहीं है, वेपन जमा नहीं, वेपन पंचनामा ही नहीं है। वेपन केस में वेपन का पंचनामा नहीं है, फिर भी 10 दिन जेल में था मैं। अरे बाप रे। वो पास MOD का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें भारत सरकार का सिक्का है, फिर भी बोले फर्जी है। इसे समझो कि कितनी घटिया मानसिकता है, या कैसे अनपढ़ लोग हैं। ऐसे लोग मुंबई पुलिस का डिपार्टमेंट चला रहे हैं, कैसे भला होगा, कैसे क्राइम कंट्रोल होगा? अब इसके पीछे जो साजिश हुई वो NIA के आरोप पत्र से साबित होता है, माननीय न्यायालय के भी जो जजमेंट है उससे साबित होता है। बहुत सारा किस्सा कहानी उसमें है। कोई बोल नहीं रहा है, पूरी देश चुप है, पूरी मीडिया चुप है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े मास्टर, सिर्फ वोट कहाँ मिलेगा, वोट कैसे बनेगा, हम जाति कैसे तोड़ें, कैसे हम मुसलमान को नेटिव बनाएं, बस वही देखा जा रहा है। देश में हज़ारों लोग जेल में सड़ रहे हैं। मैं जेल में देखा, मैंने, कोई गुनाह नहीं है, हज़ारों लोग जेल में सड़ रहे हैं, सालों साल सड़ बैठे हैं। तो सारी ये जो पूरी गलती हुई है, एक गलती पुलिस की है, दूसरी गलती मीडिया की है। अभी मीडिया की ड्यूटी है कि बताए समाज को कि नहीं ये गलत था। ऐसा सुनने में आता है कि मीडिया भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। स्वाभाविक है कि मीडिया फंड देती है, मीडिया ऑर्गेनाइज करती है, लोग मंत्रालय में लोग डिबेट करते हैं, पहुँचते हैं, स्वाभाविक है कि वो प्रेशर में रहती है। लेकिन ईमानदारी का भी कुछ जमाना है कि नहीं है? सच्चाई कुछ 1% रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? सच्चाई का कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई आप, मैं कुछ भी हूँ, अगर दोषी हूँ आपको सजा दो हमको, लेकिन दोषी नहीं है तो क्या करेंगे आप? अभी हम प्रतिकार कैसे करें? कानून यही है, 17 साल जेल रहे हम। अभी हमको आगे लाने में कितना समय लगेगा? अभी हम कोई अपराध करें, अभी हम कोई कानून हाथ में लें, अभी हम कोई सेक्शन लें, तो गलती किसकी होगी? तो आपको फिर वो वाला सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए? क्योंकि काम भी आप RSS का कर रहे हैं, लगभग 25 साल हो गए तब से काम कर रहे हैं आप RSS का, बराबर ना? जी। काम भी RSS का कर रहे हैं, हिंदुत्ववाद का भी आप हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। और ऐसे सुनने में आता है, जैसा हमने सुना है जी। कि दिस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को बैकबोन RSS है। जी बिल्कुल। RSS चला रही है, तो फिर RSS उन्हीं के लोगों को क्यों नहीं ये कर पा रही है, बचा पा रही है? नहीं, क्योंकि 2014 में सरकार आई है, सरकार आने के बाद ही ये माहौल बदला है। NIA ने पॉजिटिव आरोप पत्र दिया है, ईमानदारी जांच किया है, भले देर किया, जांच किया। आज जो क्लीन चिट मिली वो सरकार के आने से मिली है। तो ऐसा नहीं सरकार मदद नहीं कर रही, सरकार ने मदद किया है। लेकिन सरकार
इसके पीछे जो साजिश है, इसके जो पीछे लोग हैं, वो जब तक नैरेटिव सिद्ध नहीं होगा तब तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है, इसके पीछे साजिश किसकी है वो दिख रहा है, हमारे आरोप पत्र से दिख रहा है या हमारे जजमेंट से कि साजिश किसकी हुई है। उसको गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, उसके बीच कौन है इसका नैरेटिव खुलना चाहिए। और जो हिंदू मुस्लिम का पूरे देश भर में नैरेटिव गढ़ा जा रहा था हिंदू आतंकवाद का, वो फेल होना चाहिए। ये हमारी मांग है, क्योंकि आज अगर जांच नहीं हुई तो आगे और कोई हिंदू फंसेगा। ये थ्योरी आगे भी चलेगी, क्योंकि राजनीति बदलती है, कुर्सियाँ बदलती हैं, विचार बदलते रहते हैं लोगों के, कब किसके ऊपर कौन सा हवा आएगी मालूम नहीं है। तो ये मालेगांव केस जो है, ये ऐसे समय बनाई गई, ऐसे मतलब माहौल में बनाई गई, इसमें ऐसे ऐसे लोग फंसे जिसका कोई लेना देना नहीं था। कर्नल पुरोहित एक आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर, मेजर उपाध्याय एक रिटायर्ड मेजर, 2-3 लोग हम संघ से प्रचारक थे, पूर्णकालिका करता थे, कभी गृहस्थी बसाया नहीं, कभी गांव देखा नहीं, कभी धंधा नौकरी किया नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सन्यासी। इन लोगों को क्या मिला? अब हम किसको गाली दें? बीजेपी को दें, कांग्रेस को दें, बगाड़े को दें कि शरद पवार को दें? क्योंकि हमारे संस्कार भी हैं, हम उसके बाहर जा नहीं सकते हैं। लेकिन जब अति सर्वत्र वर्जते, अति सब जगह वर्जित है, तो ये अभी सीमा के बाहर है। 17 साल हमने जो भोगा, हमने जो देखा, ट्रेवल किया, साजिश हुई हमारे साथ में। जब तक हमारी केस ट्रायल थी तब तक हम शांत थे, हम न्यायालय का फैसला देख रहे थे। फैसला आ गया, न्याय तो हुआ नहीं। हमको क्या मिला? कोर्ट ने बोल दिया तुम निर्दोष जाओ घर। तो घर कहाँ है? अभी घर तो है नहीं। घर तो हम 20 साल पहले छोड़ आए थे, 30 साल पहले। अब जज के घर पे जाएं कि बगाड़े घर पे जाएं कि शरद पवार घर पे जाएं कि मोदी घर पे जाएं, ये पूछना बाकी है कि फिर हम जेल में जाएं। क्योंकि भाई हमारे आरोपियों में सबकी अलग अलग स्थिति है, सब अलग अलग माहौल से आते हैं। कि हमारा स्थिति अलग है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ है नहीं, हम कुछ बचे नहीं है। हम तो बार बार पूछेंगे और अंतिम दम तक पूछेंगे भाई इसके पीछे क्या है, हम कहाँ जाए बताओ, हमको क्या मिला, हमको फंसा के किसको क्या मिला, इसके पीछे क्या हाजिर होना चाहिए था, या कि इसके पीछे कुछ और है, या तो और इंक्वायरी बैठाओ, अमेरिका एजेंसी लाओ, इजराइल में लाओ, और इंक्वायरी कराओ मालेगांव पीछे कौन था, होता तो कोई साबित कर दे, डाल दो फिर जेल में। इसके पीछे था कौन, वो किसको चाहिए क्या था, उसको मिला क्या? जबकि हमारे आरोप पत्र से, जजमेंट से दिख रहा है कि बागड़े ने घर में हमारे एड्रेस प्लांट किया है, उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? न तो मीडिया बोल रही है, न तो कोई पुलिस बोल रहा है, न तो कोई नेता बोल रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों चुप बैठे सब लोग? कोई अब इसके पीछे एक इसके पीछे राजनीति भी है, प्रेशर, राजनीति भी है, पावर, राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति भी है, पावर भी है, क्योंकि सत्ता में पावर है। अभी आधा ज़्यादा जो भ्रष्टाचारी थे राष्ट्रवादी कांग्रेस में, बीजेपी में आ गए, वो धुल गए सब। वो साबुन निरमा पाउडर लगाया, वो धुल गए सब, ईमानदार बन गए। अभी जो चोर थे जितने, वो सब दूसरे दल वाले आके बैठ गए। तो वो तो पाप तो धुलेगा नहीं, पाप तो वहाँ भी खाएगा, उनको पाप वहाँ भी खाएगा, जिसके साथ उनको भी ले डूबेगा। अब जिसको जहाँ राजनीति करनी हो करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी में आ गए, बहुत सारे राष्ट्रवादी भी आ गए। जो ज़िंदगी भर बीजेपी को पानी पी के गाली दिया, सबको गाली दिया, वो बीजेपी में शामिल है, महाराष्ट्र में सरकार में है, मजा कर रहे। चाहे भुजबल भी हो, चाहे अपने नवाब मलिक हो, चाहे जो भी हो, चाहे अजित पवार जी हों, सब आनंद कर रहे। तो अभी पार्टी कैसे बोलेगी कि हमको क्या लेना देना है? भाई तुम किधर भी रहो, हम चाहते हैं कि कल हम मान लीजिए कल ओवैसी चलाए बीजेपी में, हमको क्या लेना देना है? हमको लेना थोड़ी है कि कौन कहाँ जा रहा है। कि चोर तो चोर, चोर तो चोर है। तो सारे भ्रष्टाचारी अपना अपना अपराध बचाने के लिए सब डिफेंस ढूंढ रहे हैं, सब छाया ढूंढ रहे हैं। तो भाई तुम छाया करो, बचाओ अपने को। लेकिन हमने क्या बिगाड़ा था? हमने सीढ़ी क्यों बनाई? हमको फंसा क्या मिला आपको? जो दिख रहा है सामने हमारे आरोप पत्र में कि ये साजिश किया है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको तो फिर अरेस्ट होना मतलब ऐसा चाहिए। बोल रहे हैं आप, मतलब बीजेपी भ्रष्टाचार धोने की एक वॉशिंग मशीन बोल सकते हैं आप। हाँ, कि अगर आपको
कि भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो आप बीजेपी में आ जाओ। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता है कि मतलब ऐसा हो अच्छे रहा है, लोग भी ऐसा- हैं, ऐसा हो रहा है, दिख रहा है। वो उनकी अलग राजनीति है, अलग एजेंडे हैं, वो उनका विषय है। ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाता नहीं, मैं बात नहीं करता उस विषय पे, अपना विषय नहीं हो। हमारा विषय इतना ही है कि हमको न्याय अभी तक मिला नहीं है। वो न्याय मिले कैसे, ये मीडिया बताए, सरकार बताए और पुलिस भी बताए कि न्याय मिलना बाकी है। क्योंकि अगर ऊपर वाले के हाथ देर है, अंधेर नहीं है। न्याय तो मिला आपको, निर्दोष मुक्त ये था, तो हो गया। फैसला हुआ है, न्याय क्या मिला है? न्याय का मतलब क्या है? न्याय का क्या मतलब है? तो फिर क्या मांग रहेंगे आपकी? मांग अगर हमारे उनको की, उनको कल गिरफ्तारी हो गई उनकी, जो बागड़े जो नाम ले रहे हैं आप, हाँ, जो एपीआई या पीआई कुछ तो है, उनको भी 8-10 साल रखेंगे अंदर, फिर छोड़ देंगे? नहीं, उनको वो रखेंगे नहीं। उनको क्यों रखेंगे? वो खाते पीते घर के हैं, कमाए पैसा खर्च छूट जाएंगे। हम लोग तो गरीब आदमी थे, उनको कुछ छुड़ाने भी नहीं आया, उनको पूछने भी नहीं आया जेल में। हम 10 से जेल में थे, कोई आते मिले नहीं आया, न घर से न संगठन परिवार से, तो वो तो छूट जाएगी। लेकिन वो अलग बात है। लेकिन भाई उसका जाँच तो होना चाहिए, जाँच तो होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि बगाले जेल में ही जाए, लेकिन जाँच होना चाहिए ना। या तो बगाले स्वयं आके सामने बोले कोर्ट में। ऐसी बहुत सी जांच आज तक इंडिया में पेंडिंग है। अभी आपने जैसे बोला कि हेमंत करकरे जी को मारा गया है, मारा गया है उनका मर्डर हुआ है। जी। किसने किया है वो मर्डर? हाँ, हम तो नाम बता रहे हैं, पिछले वाले हम तो नाम बताए। हमारे पर कोई कंप्लेन करे, कोई दावा करे, हम आएंगे, हम बताएंगे। हम तो बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के समय में 26/11 हुआ। 26/11 में कांग्रेस बहुत बड़ा रोल है। ये शिवराज पाटिल भी के बयान से भी आया है। पाटिल ने बोला था कि हमने इनको सूचना दिया था कि हमला होने वाला है, सरकार रोका क्यों नहीं? हेमंत करकरे जी का जो मोबाइल CDR है वो क्यों नहीं मिल रहा है? हेमंत करकरे की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो क्यों नहीं मिल रही है? किसने बैन किया है? हेमंत करकरे जो मरे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट से साबित होता है कि कसाब के राइफल के गोली से करकरे नहीं मरे हैं, तो करकरे को मारा किसने? ये तो पूरा केस बाकी है अभी। इसको किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं बस केस करे, दावा करे मानहानि क्या। मैं सीधा बोलता हूं, मैं कांग्रेस का हाथ है, और खासकर शरद पवार जी का। क्या प्रूफ है आपके पास? अभी पीछे मैं बताया 5 मिनट पहले कि जो मोबाइल CDR है वो मिलना चाहिए। मोबाइल CDR से दिग्विजय सिंह की बात हुई है करकरे से। मोबाइल से करकरे के फ़ोन से शरद पवार की बात हुई है। बहुत सारे नेताओं से बात हुई है करकरे जी से, वो सब रिकॉर्ड है। वो CDR आएगा तो ओपन हो जाएगा। उनकी जो पत्नी है करकरे जी की, वो कविता, उनका भी बयान है, उनका भी स्टेटमेंट है कि मोबाइल CDR क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनके मारने के पीछे साजिश है, उनके मर्डर हुआ है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ पे हमने ऐसा सुना था, जैसे आप बोल रहे कि इन लोगों ने उनका मर्डर किया, करकरे जी का। क्यों? क्योंकि इसमें जांच वो आगे लेके नहीं जा रहे थे जी ऐसा आप बोल रहे हैं जी कहाँ पे? कहीं कहीं जगह पे ऐसी बातें बोली जाती है जी कि करकरे जी का मर्डर इसलिए हुआ है क्योंकि करकरे जी मालेगांव बॉम्बस्फोट में बहुत अंदर तक गए थे। हाँ, ये सही बात है। और उनको पूरी जानकारी थी कि इसमें किसी कोई रोल नहीं है। करकरे जी को सारे गिरफ्तार होने के बाद में, सबका बयान आने के बाद में, उनको पता चल गया कि इसमें किसी का हाथ नहीं है। सबको फंसाया जा रहा है, और जो फंसाया जा रहा है कोर्ट में साबित नहीं होगा। करकरे को पता चल चुका था, कोर्ट में साबित नहीं होगा ये। मान लीजिए करकरे आज जिंदा होते, आज हमको क्लीन चिट मिल गई, करकरे क्या जवाब देते? अच्छा, वो नहीं है, उनका अपमान नहीं होगा। अभी आप आरएसएस के लिए काम करते हैं आप जी। अभी आप बोल रहे कि कांग्रेस ने मरवाया, हाँ। और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि आरएसएस ने मरवाया। तो प्रमाण करो ना, सिद्ध करो ना, हम सिद्ध कर देंगे इसको। हम जो मांग कर रहे हो, आप मान लो उसकी हमारी मांग को। हम जो मांग कर रहे हैं, करकरे की जैकेट कहाँ है बता दो, उनका CDR दे दो, और जो उनका मेडिकल है करकरे जी का, वो कॉपी समाज के सामने करो। आप हमारी 3 जांचें करा लो। आप तुम ही मांग करो, दावा करो हमारे ऊपर। और बहुत सारी बातें हैं। करकरे जी का मर्डर हुआ है,
अब जांच का विषय है ना कि संघ ने मरवाया कि कांग्रेस ने मरवाया, तो जांच का विषय है, जांच कराओ। 2013 में हमारी पिटीशन है हाई कोर्ट में, बहुत सारा चीज़ मेंशन है उसमें, हमारे घर का RDX का। हम 2013 बोले हैं कि बगाड़े के ऊपर एक्शन ले लो, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो पूरा केस पेंडिंग है, वो पूरी याचिका पेंडिंग है हमारी, कोर्ट सुन ही नहीं रहा है। 2 बार सरकार बीजेपी की बनी, कांग्रेस बनी, कोई से नहीं दे रहा है उस पर। तो क्या करे अभी, कहाँ गलती हो रही है? तुम्हारी ताकत इससे दे दो ना। अगर सरकार में अगर ईमानदारी है ना तो उसको आगे बढ़ाओ, याचिका को ले जाओ कोर्ट में। वो तो कुछ कर ही नहीं रहे भाई। सिर्फ आरोप करने से काम नहीं चलेगा, आरोप के पीछे आपको तथ्य क्या है, सत्यता क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। आपके सामने मैं पूरे डॉक्यूमेंट लेकर बैठा हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। ये जो है न्यायालय के, माननीय न्यायालय के जो है ये ऑर्डर की कॉपियाँ हैं। API बगाड़े ने जो हमारे घर में प्लांट किया है उसका पूरा 4 पन्ने में है, पूरा रिकॉर्ड है। ये एक कोर्ट कॉपी है, मराठी में ट्रांसलेट है। ये कब निकली है कॉपी? ये तो हाई कोर्ट ने दिया है? नहीं, हमारे कोर्ट का जजमेंट कॉपी है। हाँ। जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसकी कॉपी है, अभी जो फैसला दिया हाँ है भी कोर्ट। कॉपी है। ये 822 पेज नंबर 822, पेज नंबर 823, 24-25, ये 4 पेज पे पूरा हमारे घर का ही मामला है। इसमें स्पष्ट है, कोर्ट ने बोला है कि API बागड़े ने ही साजिश किया है, प्लांट किया है। ऐसा कोर्ट ने बोला ऐसा है? लिखा हुआ है, कोर्ट ने बोला कोर्ट ने बोला है जजमेंट में, ऑर्डर में अपने। भाई जिसको चाहिए वो कॉपी देख सकता है, ऑनलाइन है। ओके। और दूसरी कॉपी है हमारे पास में, ये जो हमको जहाँ जहाँ ले गए थे प्लेन से, विमान से, उसकी कॉपी है, मंगाया मैंने ये एयर एविएशन दिल्ली से। ये जो ऑफिसर साथ में गए थे सबका नाम है ये। अच्छा, ये कॉपी? हाँ, सबका नाम है। ओके। कॉपी सबका नाम है। ये आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू निकाली है? निकाली है RTI के अंदर? RTI के अंदर में, मतलब मराठी में माहितीचा अधिकार। माहितीचा अधिकार, जेल से मंगाई हमने। ये जहाँ जहाँ ले गए, फ्लाइट गया है, फ्लाइट के नंबर, एयरपोर्ट का नाम, भाई इन जगह पे आपको लेके गए थे। और क्यों लेके गए थे यहाँ पे? जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुए हैं सब पता लगाना था। क्या पता लगाना था? मैं हूँ कि नहीं हूँ, वहाँ तहकीकात करना था। फिर वहां पे क्यों लेके गए आपको? पता लगाने के लिए? पता लगाने के लिए, पूरा खंगाल पता लगाने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है फिर? और आपको लेके जाने की जहाँ क्या घटना घटती है ना वहाँ और भी लेके जाते हैं। ओके ओके, अच्छा, ऐसी प्रोसेस है। ओके। तुमको लगा था पूरा देश भर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, खंडार सब ब्लास्ट हम ही कर रहे थे। ओके। अब पढ़िए, इसमें इंदौर का है, भोपाल का है, उज्जैन का है, बहुत जगह हमको लेके गए थे। अभी यहाँ पे तो दिख रहा है, अभी मुंबई, इंदौर 3 बार लेके गए, सतना, रायपुर, दिल्ली, मुंबई, उज्जैन, बेंगलोर, छिंदवाड़ा। तो ये सब माहिती अधिकार से है। ओके। और ये वाला एयरक्राफ्ट प्राइवेट जेट था? प्राइवेट जेट था। अब बता, जैसे कि प्राइवेट जेट किसका था? सब इंडिया बुल्स कंपनी का था। उसका मालिक पार्टनर कौन है, सब मेरे पास डिटेल है। किराया किसने भरा है। तो इतना खर्चा शरद पवार साहब मेरे ऊपर क्यों कर रहे थे? हमारी कौन सी दुश्मनी थी? प्रेम होगा आपके ऊपर कोई तो? हाँ, प्रेम है तो अच्छी बात है, ये ऐसा प्रेम क्यों कर रहे हैं आप? मैं ही बचा था पूरे देश भर में, गरीब आदमी। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि किसका हाथ था? इधर हमारे कोर्ट का जजमेंट, NIA का आरोप पत्र में बगाड़े का नाम वहाँ भी आना। भाई दूसरा, जैसे आपने पूछा कि हमको ही क्यों गिरफ्तार किया, हमको ही क्यों गिरफ्तार किया? 140 करोड़ पब्लिक है देश में, 100 करोड़ हिंदू हैं, तो हम ही मिले थे। हाँ, तो हमारे आरोप पत्र में NIA ने पेज नंबर 47 पर बगाड़े का ही नाम क्यों लिखा है? बहुत सारे ITS वाले थे। अब इसमें जो नाम है, इसमें है कृष्णा सावंत हैं, सुनील बागुल हैं, सचिन कदम हैं, और सुनील सावंत हैं, कृष्णा यादव हैं, बहुत सारे नाम ITS के हैं। सबका नाम तो नहीं है हमारे घर के प्लांटिंग में, सिर्फ बागड़े का नाम ही क्यों है? बागड़े मेरा कंफर्म हो जाता है। अगर हाईकोर्ट ने उनका नाम लेके रखा है तो अभी ड्यूटी पे है वो? अभी हाँ, ड्यूटी पे है, प्रमोशन पे है। कैसे? अब पावर है, सत्ता है, छत्रछाया है, ये भी ताजुब वाली बात है।
तो NIA ने भी नाम लिखा उनका, कोर्ट ने भी नाम लिखा इसका। तो बहुत मीडिया हमसे पूछती है कि आपका नाम क्यों आया, तो मैं पूछता हूँ भाई बगाड़े का नाम क्यों ले रहे हैं, इसका उत्तर क्या है? तो भाई तुम हमारे ऊपर सिद्ध करो, हम तुम्हारा भी सिद्ध करते हैं। हमारा सिद्ध हो गया, हम मैं निर्दोष था, अभी आप सिद्ध करो। या तो तुम आपकी खुद बयान दो, या तो सिस्टम काम करेगा। देश में बहुत सारे सिस्टम है, एक कानून के बाहर भी सिस्टम है, एक कानून के अंदर भी सिस्टम है। तो देश का एक बहुत बड़ा तबका, देश का बहुत बड़ा सिस्टम, वो सिस्टम के बाहर काम करता है। जैसे गांव की अदालत है, हरियाणा में खाप पंचायत है, हरियाणा में खाप पंचायत है, उसकी मान्यता है, वो अपने तरीके से काम करती है ना। मुसलमानों में शादी का अलग कानून है, धर्म का अलग कानून है, अलग अलग कानून है, इसलिए कानून के बाहर भी कानून है। तो ये सब सिद्ध करने के लिए हमें कानून के बाहर का भी सहारा लेना पड़ेगा। भाई हमने ट्रेवल किया है, हमने तो भोगा है। तकलीफ तो मुझे है, न तकलीफ शरद पवार को है, न तकलीफ अजीत पवार को है, न तकलीफ किसी को है। तो कोई क्यों बोलेगा? सब चैन की बंसी है, सबकी राजनीति में है, सबकी सत्ता है, हाई प्रोफाइल बिजनेस, हाई प्रोफाइल सुरक्षा है, तो चिल्लाना तो हमें ही पड़ेगा। डर तो मुझे है, मांग तो हम ही करेंगे। अब ये समय बताएगा कि आप इन लोगों से मिले इस सिलसिले में? योगी जी हो गए, मोहन भागवत जी हो गए। नहीं, मैं मिला कैसे भाई, वो सब बहुत बड़े आदमी हैं, हमारी पहुंच नहीं है वहाँ तक। ऐसा थोड़ी है। अब कोई कैसे मिलेगा हमको? क्यों आपने मिलेगा? ट्राई करा मिलने के लिए कि? ट्राई किया मैंने, नहीं पहुंच पाया। वो तो बहुत बड़े लोग हैं, प्रवास में रहते हैं, कहाँ जाते कहाँ कहते हैं, और हमारी वो लगता है कोई मिलने की जरूरत भी नहीं है। सब हमारी बड़ी अदालत है, ऊपर बैठी है, भगवान है, देर है अंधेर नहीं है। हमको ईश्वर भरोसा है, हमको भारत के न्यायपालिका भरोसा नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम बता रहा हूँ, भरोसा टूट चुका है, टूट नहीं चुका है, बिखर चुका है। शीशा टूटता है तो टूटता नहीं है, टूट के बिखरता है। इसलिए न्यायालय जो माननीय शब्द है ना, वो तो हटा देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 17 साल हो गया, हम 10 साल चिल्ला रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास प्रमाण है, किसी ने नहीं सुना। घसीटा पकड़ पकड़ करके, आ जाओ कोर्ट में, आ जाओ कोर्ट में। 17 साल चक्कर लगाए हम, बाद में खोदा पहाड़ निकली चाहिए। ये कौन सा न्यायालय है? और फिर भी बाद में भी फैसला, उसके बाद फिर न्याय कौन करेगा? न्याय हुआ कहाँ है? जिस न्यायालय ने किन किन नेताओं पर आरोप करेंगे आप कांग्रेस के? देखिए, हमारे सामने जो है वही बताएंगे, बेवजह नाम लेना बेवजह नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब तो बागड़े जो भी हैं, वो दिख रहा है, बागड़े दिख रहा है, उनको आकर बयान देना चाहिए मीडिया में या कोर्ट में जाना चाहिए। वो कहीं जा नहीं रहे। उनको कौन बचा रहा है? तो कोई न कोई सरकार में बैठा व्यक्ति बचा रहा है। और हमारे केस में जो मुख्य भूमिका में आ रहा है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस आ रही है, शरद पवार साहब हैं या जो भी है, दिख रहा है उसमें। अब उसमें गृह मंत्री कौन था? कृपा शंकर सिंह था, यूपी के हैं। अभी बीजेपी ने टिकट दिया उनको, यूपी से हार गए चुनाव से। अभी कुछ में कांग्रेस में थे, यहाँ से उनका पलायन हुआ तो फिर बीजेपी में गए। तो लोग दिन भर छाया देखते हैं, कहाँ हमको छाया मिलेगी। अब उनके ही कार्यकाल में केस बनी, उनके ही देख रेख में पूरी केस बनी, तो वो अपने बचने के लिए छाया ढूंढ रहे, क्योंकि उनको पता था कि केस पूरी फर्जी है। केस ओपन हो गई, केस क्लीन चिट हो गई, अभी आरोप प्रत्यारोप करेंगे। तो ऐसे जगह जाके बैठे, कोई आरोप नहीं करेगा। आप टोटल कितने लोग थे? हम जेल में हम 11 लोग थे, साधु जी को मिला करके। उसमें से सबको क्लीन चिट मिल गई है, सबको छूट गए हैं। और जो फरार आरोपी थे वो अभी तक मिले नहीं हैं। और जो अपना ये इंस्पेक्टर मुजावर हैं, महबूब मुजावर, उनके बयान से ऐसा लगता है कि उनके बयान की जो स्टेटमेंट है कि रामजी करसंकर को, संदीप डांगे को, यानी 21 ने 26/11 हमले में मार दिया था, एनकाउंटर कर दिया था, ऐसा कहना मुजावर का है। उसकी भी जांच नहीं हो रही। महबूब मुजावर का ऐसा स्टेटमेंट है, ऑफिशियल है, को हमारे कोर्ट में लगा है और सोलापुर कोर्ट में लगा है। जो दिलीप पाटीदार है वो गायब है। दोहराए एक बार, महबूब मुजावर जी का ये स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है उनका? उनका स्टेटमेंट है कि संदीप डांगे को, रामजी करसंगर संदीप डांगे को ATS ने इनकाउंटर कर दिया है 26/11 में। और मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने के लिए मुजावर को सौंपा गया था। मुजावर ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। दिलीप पाटीदार 2008 से गायब है, वो साधु जी का विटनेस था, पुलिस के विटनेस था। वो 18 साल से गायब है, 17 साल से, आज तक मिला नहीं। वही मुजावर की स्टेटमेंट में है। इसकी जांच कौन करेगा? इसके लिए कोई प्रमाण चाहिए।
जो भी व्यक्ति कोर्ट के सामने 164 के बयान में बयान देता है वो वैध होता है कोर्ट में, वो संज्ञान है। किसी के बयान देने से किसी की फांसी हो जाती है। कोई आदमी आके कागज लेकर के एफिडेविट लगा दे कोर्ट में, वो मानता होता है। आज 12-14 साल से एफिडेविट है मुजावर का, कोई सुनवाई नहीं है। सारी न्यायपालिका, क्योंकि यहाँ क्या के क्या क्या एफिडेविट लिखा है उन्होंने? वो कई पन्ने का है, उसमें मुख्यतः है कि भागवत जी गिरफ्तार करने के लिए उसको कहा गया था। वो ऐसा बोल रहे हैं मुजावर, किसको? भागवत जी को, मोहन भागवत जी को। मोहन भागवत जी को। उन्होंने मना कर दिया। हम्म। संदीप डांगे राम जी का संग्रह को गिरफ्तार एनकाउंटर हो गया, वो भी उनके बयान में है। हम्म। यहाँ हम लोग वारंट, वहाँ हम फरार दिखा दे रहे हैं, वहाँ बोले मार दे रहे हैं, तो सच्चाई क्या है? अभी गायब हैं कि एनकाउंटर हो गया, ये जांच कराना चाहिए। तो उन्होंने भागवत जी को गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। ऐसा हमें लगता है, अब लीगली क्या है मालूम नहीं। उनके बाद कुछ आरोप भी लगे थे भ्रष्टाचार के वगैरह वगैरह। तो जो ईमानदार ऑफिसर हैं उन्होंने इनकार किया, मना किया, तो साइड कर दिया गया, ऐसा लगता है। तो ये जो पूरा दिख रहा है पूरा सर्कल, इसकी तो स्पेशल जांच करानी चाहिए फिर से। वो जांच नहीं हो रही है भाई। कोई जांच हो या ना हो, लेकिन हमारे घर की जांच तो होनी चाहिए। हम तो इसके अंतिम तब तक जाएंगे। हमारा विरोध बागड़े से नहीं है, इसके पीछे है कौन, सच्चाई क्या है, आखिर हमको क्यों फंसाया गया, हमारा घर ही क्यों मिला, हमारा घर ही क्यों मिला बम बनाने के लिए एटीएस को। और इसके पीछे और नेरेटिव है। 2006 के जो मुसलमान फंसे 2008 ब्लास्ट में, वो भी निर्दोष छूट गए। यही टीम काम कर रही थी। 2006 मालेगांव जो बम ब्लास्ट था, उसमें से 11 आरोपी थे, मुसलमान थे, 10 आरोपी थे। उनको भी 2011 में कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दिया था। मतलब मालेगांव 2 ब्लास्ट हुआ है, 2006-2008। ओके। 2006 मुसलमान पकड़े गए थे। हाँ। 2006 वो 10 साल जेल में थे, 10 साल जेल में थे। उनको कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दिया, अच्छा, छोड़ दिया उनको, और हिंदुओं को पकड़ा। 6 लोग फिर अरेस्ट हुए, हिंदू अरेस्ट हुए। ठीक है, वो 10 आरोपियों को छोड़ दिया, मुसलमानों को, बोले निर्दोष है। 10 साल जेल में रखने के बाद उनको गिरफ्तार इसी टीम ने किया था, जो हमारी टीम ने किया है। ये बागड़े भी उसमें था, सुनील बागुल भी उसमें था, तो वो भी निर्दोष छूट गए। तो उनको किसने फंसाया, ये तो पूरी जांच के विषय है। महाराष्ट्र में जो टीम है आतंकवादी पथक, ये एंटी टेररिस्ट नहीं है, ये टेरर पथक है। यही बम ब्लास्ट कराती है। ये कई मामलों से सिद्ध होता है, ये प्रूफ होता है। हम तो डंके चुल बात कर रहे हैं, कोई बात आए बोले हमको मीडिया पे, तो जांच कराओ। कौन सा पथक? एंटी आतंकवादी पथक, मतलब एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। एंटी नहीं है, ये टेररिज्म पथक है, ये आतंकवादी पथक है। क्योंकि जो दिख रहा है सामने कागज पे कि इसकी ही पूरी कारगुजारी है, इसकी पूरी प्लानिंग है, इन्हीं नेताओं के कहने पर। हिंदू मुस्लिम कैसे होगा, वोट बैंक कैसे बनेगा, कैसे चुन के आएंगे, तो कुछ तो दंगा होना चाहिए। इसके पीछे बोले संघ है। अरे संघ को क्या गरज है, संघ की ताकत है नीचे, संघ का काम है नीचे, संघ पब्लिक में है, संघ समाज में है, संघ घर घर में है, से सत्ता में है। अब तुमको बेईमानी करके सत्ता में आना है, तो ये तरीका गलत है ना। लेकिन सत्ता में भी संघ ही है ना। सत्ता में तो बाद में आया ना, बीजेपी सत्ता बाद में आई, तब तो यही 10 साल यही थे, मनमोहन सरकार थी। यहाँ कितने मुख्यमंत्री बने, पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री बने, तुमने आपके देशमुख मुख्यमंत्री बने, कितने बदले लगे लोग, यही लोग थे ना। तो लोग यही काम कर रहे थे। इनके पास कोई वोट बैंक तो है नहीं, कोर बैंक तो है नहीं है वोट का। तो वोट जुटाने का तरीका है कि हिंदू मुस्लिम करो, दंगा कराओ, फसाद कराओ, संघ को घेरो, संघ को बदनाम करो, साधु महात्मा को घेरो, वोट बैंक बनेगा। उचित जातिवाद करो, कहीं मराठा करो, कहीं ब्राह्मण करो, कहीं क्षत्रिय करो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे समाज में कुछ भी नहीं है। यहाँ एक नरेंद्र दाभोलकर करके व्यक्ति हुआ करते थे, मैथ में गोल्ड मेडलिस्ट, पढ़ा लिखा आदमी, टैलेंट आदमी, लेकिन उन्होंने अभियान क्या चलाया, अंधश्रद्धा निर्मूलन। ठीक है, हिंदू समाज में कई अंधश्रद्धा है, मान्य है, लेकिन हमें उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये भजन करना ही गलत है, पूजा करना ही गलत है, एक क्वेश्चन श्रद्धा है। और उसके पीछे कौन,
यही चौपाल चौकड़ी है, यही शरद पवार हैं, यही राष्ट्रवादी कांग्रेस है। आखिर बेचारे मर्डर हो गया पूना में, मर गए, क्या मिला उनको? अभी तो आप लोग का परिवार कहाँ पे है? तो जो समाज से जो एक हो रहा है समाज में, पूजा अभी भी हो रही है, पाठ अभी भी हो रहा है, दिंडी अभी भी निकल रही है। अरे पंढरपुर की बारी करना गलत है, यह अंधश्रद्धा है। अरे हजारों साल की परंपरा है, ये समझ में आना चाहिए ना। अब इसको बैकअप कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है। अब किसने मारा था अबोरकर को? भगवान जाने, लेकिन निपट गए। कलबुर्गी, कोल्हापुर, हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, क्या गरज है? हाँ, आपको जो गलती दिखता है समाज में, बैठ के उसको निराकरण करो। कोई अंधश्रद्धा है, कोई गलत काम हो रहा है, भाई कपड़ा जो फटा है ना उसको उतने सिलाई करो, कपड़ा फाड़ के मत सिलो। हम कपड़ा पूरा फाड़ेंगे और फिर सिलाई करेंगे, ये कौन सा काम है? गौरी लंकेश, कलबुर्गी, दाभोलकर आज नहीं है, क्या मिला है? जो मर के क्या मिला इनको? अब 72 हुरों के पास में है कि बैकुंठ में, भगवान जाने। तो इन सब के पीछे सरकारें काम करती हैं, इनको बैकअप कौन देता है? सरकारें बैकअप देती हैं। आज भी पूजा चल रही, आज भी दिनी चालू है, कहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन कहाँ है? आपको लगता है ऐसा कभी कभी कि आपके जैसा आप बोल रहे कि आपके न्याय हक के लिए आप लड़ रहे, जी, आपके हक की लड़ाई आप लड़ रहे, कि जैसा आपका कहना है कि जो आरोप आपके ऊपर हुए थे वो आप आरोप सब झूठे हैं, और तो जिन्होंने आपको टॉर्चर किया फिजिकली मेंटली, उनके उनके खिलाफ आप लड़ रहे, जी। तो आपको ऐसा लगता है कभी कि आपके भी जान को खतरा हो सकता है? देखिए, क्योंकि अभी तो आप बाहर है। हम जो है, हमारा जो विचार है सनातनी है। अब हम सावरकर जी को फॉलो करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज फॉलो करते हैं। हमारा जो संस्कार है, हमारा जो नेचर है, वो महाराष्ट्र की मिट्टी से मिला जुला है। हम 22-25 साल हो गए महाराष्ट्र में, यहीं पले बड़े हैं, हमको संस्कार यहीं मिला। हिंदुत्व का संस्कार हमको यहीं से मिला है, यूपी से नहीं मिला है। हम मूलतः पुराने कांग्रेसी हैं, हम मूलतः पुराने कांग्रेसी हैं। हमारे घर में नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई हैं, हम बड़ा घराना है नेहरू का, हमारे परिवार। हमारे बाबा जो थे फ्रीडम फाइटर थे, सेनानी थे। लेकिन हम संघ विचार से संघ में आए, तो हमारा जो संघ का जो बीज है वो महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र का जो विचार है, वो चिंतन है, वो तो जग जाहिर है। पूरे देश में इतिहास सिर्फ महाराष्ट्र का ही है, इतिहास, हिस्ट्री, जो बैक है वो महाराष्ट्र की है। पूरे देश में कोई बैकअप नहीं, किसी बैक नहीं है, इस इतिहास नहीं होगा, अलग अलग इतिहास है। तो हमको ये पसंद आया, तो हम तो सावरकर जी को फॉलो करते हैं। सावरकर जी मृत्युंजय हैं, वो 52 साल की सज़ा काट के आए, 2 आजम कारावास काट के आए। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे। लोकमान्य तिलक, जिनके कलम चलाने से ब्रिटिश हिलता था, चापेकर बंधु, तात्या टोपे, जो भी महाराष्ट्र में परंपरा है, महाराज के से लेकर के संभाजी महाराज तक, तो हम तो उस पर चलने वाले हैं। तो ये कहावत है महाराष्ट्र में कि हम लोग संघ में एक गीत गाते हैं कि जीना सीखा तो शिवाजी जैसा, मरना सीखा तो संभाजी जैसा। जीना कैसे है वो शिवाजी का इतिहास बताता है, और मरना कैसे है वो संभाजी इतिहास बताता है। कई जगह होगा लोगों को जीना आता होगा, लेकिन मरना नहीं आता लोगों को। तो मरना हमको संभाजी महाराज ने बताया है। अंतिम सांस तक उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, कई दिनों तक मुगलों ने तड़पा के मारा उनको, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। ये जो चिंतन है, ये जो विचार है, वो इस मिट्टी में है, और उस मिट्टी वो हमको लगी है। तो हमको मृत्यु का भय नहीं है, कौन मारेगा, कब मारेगा, कहाँ मारेगा, हमको चिंता उसकी नहीं है। हम तो अजय हैं, हम तो मृत्युंजय हैं। हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है संसार में जो हमको मुँह छिपाने लायक है। हम तो डंका के चोट पर बहुत सारा प्रेस में गए हैं, डिबेट में गए हैं, अभी बोल रहे हैं कि हम जितना विषय बोल रहे हैं हमारे पास ऑथेंटिक है, डॉक्यूमेंट्स है, कागज़ हैं, प्रमाण हैं। किसी को बात करना हो तो बुलाओ, बैठो, बात करो। न्यायपालिका को लगता है कि अमानना करो तो हमारे पास केस करो। किसी को लगता है कि शरद पवार को, इनको लगता है कि केस करो हमारे। हम तो चाहते हो कोई केस करो, हम तो चाहते वही हैं। तुम कहीं ओपन करो, तुम खोलो कहीं पर।
और एक कहावत है कि अगर किसी को बात करनी है किसी से, अगर बोल नहीं रहा है तो उसका नाक दबा लो आप, और नाक दबाएंगे तो मुंह खुल जाएगा, क्योंकि नहीं। 1 मिनट ज़्यादा कोई सांस ले नहीं सकता है। वैसे ही बगाड़े जो है नाक है, ये जो बागड़े हैं ना, ये नाक है। हम जब नाक दाबेंगे मुंह पक्का खुलने वाला है। नहीं, आपसे अभी 1 घंटा का अपना ये पॉडकास्ट हुआ। 1 घंटे के पॉडकास्ट में मुझे सच में लगा कि आप सच में मृत्युंजय है। जिस ताकत से, जिस पावर से आपने सब सवालों का आपने जवाब दिया, हमें भी अच्छा लगा सुन के और आपसे मिलके। भगवान करे, भगवान आपको इस व्यवस्था के खिलाफ जो आपके ऊपर अन्याय हुआ है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति दे, ऐसे मैं प्रार्थना करूंगा। और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।